हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग अपना स्टैटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक है हम लोगों का वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये भी देखने में। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी जो है सिंपल आता है, तो आपको वो भी देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे वर्क तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क आप लोगों को पता है कि वर्क क्या होता है। फोर्स, ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। अगर हम लोग क्यू को डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ये होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जनरली जो एफ होता है ये क्या होता है, ये होता है एफ एक्सटर्नल, ठीक है, ओके। और डॉट, ये आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क के लिए, क्योंकि जो बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, तो अब जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स, क्या ये कोई काम नहीं करता? ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग इसके द्वारा कोई रिजल्टेंट कोई डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनली ये जरूर कुछ ना कुछ जो है इसका वर्क रहता है। ठीक है, उस वर्क को, ठीक है, हम लोग जो वर्क डन है बाई इंटरनल फोर्स को क्या लेते हैं, वो हम ले लेते हैं जीरो। ठीक है, तो ये जीरो लेते हैं, ये अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ वर्क होता है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो वो जो टोटल वर्क होता है बाई इंटरनल फोर्स जो जीरो हो जाता है, तो ये जो वर्क है, ठीक है, इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वर्क को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क, ठीक है। मतलब वर्चुअल वर्क में जनरली हम लोग क्या है, इंटरनल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको ही पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, वर्चुअल वर्क को। ठीक है, तो कुछ उससे पहले कुछ कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक आपको मैंने पहले भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो हमारा, जो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, ये आपको बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, और जब भी हम लोग जो है मोशन की बात करते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ ए बॉडी की बात करते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो तरह का मोशन का बात करते हैं ना। जब भी अगर रिजिड बॉडी है मेनली, ठीक है, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी है तो उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसलेशन भी होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है क्या, और प्लस क्या होता है, प्लस होता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन, तो ये सब मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, स्टैटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो ट्रांसलेशनल क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है। ठीक है, ओके। तो जनरली अगर हम लोग जनरल डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, जनरल डिस्प्लेसमेंट, इससे क्या मतलब होता है ये बात याद रखिए। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है जनरल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है ट्रांसलेशन का भी और रोटेशन का भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ बोथ ट्रांसलेशन, ठीक है, एंड रोटेशन टेक प्लेस, ठीक है, रोटेशन टेक प्लेस, अगर हम दोनों जो है बॉडी का नोटिस किया जाता है कि उसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। ठीक है, तो इस तरह के जो है मोशन को हम लोग, या इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन टेक प्लेस, ठीक है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली
ठीक है। देन वी कॉल इट जनरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जनरल डिस्प्लेसमेंट। तो जनरल डिस्प्लेसमेंट को आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगर हम जनरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे आपको, तो इसका मतलब है कि उसमें आपको रोटेशन भी आएगा और उसमें आपको ट्रांसलेशन भी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और रिजल्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो भी रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर वो जो वर्चुअल वर्क का जो डेफिनेशन वगैरह है उस पर मैं आऊँगा, ठीक है। तो एक और रिजल्ट हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है। क्या है रिजल्ट? ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी हम लोगों को काम आएगा। क्या है रिजल्ट? जब भी हम लोग कोई डिस्प्लेसमेंट बॉडी में नोटिस करेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ट्रांसलेशन और रोटेशन, ठीक है, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट मेरा अगर क्यू है, क्यू वेक्टर है, ठीक है, ओके। और जो रोटेशन लेते हैं आप, ठीक है, फाइनाइट रोटेशन सपोज कीजिए, फाइनाइट रोटेशन सपोज करते हैं कि ई वेक्टर है, ठीक है, ओके। और जो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, वो सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना, वो आर वेक्टर से आर डैश वेक्टर में हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, ठीक है, ये क्यू वेक्टर तो आप समझ रहे हैं कि ये क्यू वेक्टर क्या है। ये क्यू वेक्टर जो है आपका, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वो सपोज करते हैं क्या है, वो है आपका है आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर से लेकर के आर डैश वेक्टर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन मिलता है, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन याद रखिए। इसका प्रूफ अगर आपको देखना हो तो आप बुक भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो जो वशिष्ठा की बुक है स्टैटिक्स, उसको मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी जा करके वहाँ पे जो ए आर वशिष्ठा की बुक आती है ना, ए आर वशिष्ठा, अच्छा बुक है ये, ठीक है। तो इसके बुक में आप ये रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि मुझको सिलेबस कवर करना है, तो मैं हर बात को नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट काम है उसको हम लोग करेंगे। तो जो रिलेशन आता है वो ये आता है, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ई वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो चूंकि आपको पता है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए या स्मॉल रोटेशन के लिए, ठीक है ना। फॉर स्मॉल रोटेशन, अगर आप स्मॉल रोटेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम वर्चुअल वर्क में देखेंगे तो सब कुछ स्मॉल ही रहेगा, ठीक है ना। तो स्मॉल रोटेशन में जो है आर आपका टेंड कर जाएगा, आर डैश जो है वो टेंड कर जाएगा आर वेक्टर को, ठीक है। तो ये रिजल्ट मिलता है हम लोग को, ठीक है, क्यू इक्वल टू ई वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है मेरा, तो ये जो है मेरा वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट है ये, ओके। इसको मैं कहता हूँ क्या, ये है मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बॉडी का। और ये क्या है, ये है मेरा रोटेशन, ये मेरा रोटेशन को बतला रहा है, ठीक है। और ये जो आर है, ये क्या बतला रहा है, ये मेरा जो है वो ट्रांसलेशन को बता रहा है, ट्रांसलेशन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, रिजिड बॉडी के किसी भी डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के फॉर्म में
लिखा जा सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बना, तो रिजल्ट जो है हम लोगों का ये लिखा जाएगा। ठीक है, रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप ये कर लें। ठीक है, रिजल्ट मैं ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को डाल देता हूँ। ठीक है, तो जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनता है। ठीक है, कि एनी डिस्प्लेसमेंट, एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ ए रिजिड बॉडी, of a rigid body can be reduced, can be reduced to a translation, translation, ठीक है, together with a rotation, together with a rotation। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका ये वाला हो जाएगा, ये मैं आपको यहाँ पे इनबॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ये वाला। तो अब आइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, रिजल्ट नंबर इसको हम लोग 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट नंबर 2 है। ठीक है ना, इसको भी समझ लेना है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दूंगा, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ रिजल्ट है। क्या है, वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस से, वो क्या होगा ये देखते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बुक का ही लिया हुआ है, क्योंकि कुछ बातें आपको समझानी है तो उसको लिखना बार बार ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बुक में होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा। बुक में जो आपका वेक्टर रहता है, तो उसको क्या किया, थोड़ा मोटा कर दिया जाता है ना, ऐसे करके उस पर एरो नहीं लगा रहता है ना, ऐसे मोटा कर देते हैं, तो ये हो जाता है वेक्टर। ठीक है, और स्केलर रहता है तो स्केलर को वो सिंपली ऐसे लिख दिया जाता है ना, मोटा नहीं रहता। तो आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आप मोटा तो नहीं करेंगे, तो आप वेक्टर लगा लिया कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेट सिस्टम ऑफ फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, डॉट 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 Fn वेक्टर, ठीक है, act at the points of a rigid body whose position vector with respect to some origin r, r1 vector, r2 vector, dot 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 rn vector respectively. Suppose this system of force is equivalent to a single force r vector acting at O together with a couple of moment g vector। तो इतना तो आप लोग जानते हैं पहले से, स्टैटिक का ये बेसिक है। ठीक है, कि अगर कुछ फोर्स जो है या कुछ पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग उसको एक सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स में बदल सकते हैं, एक कपल जी के साथ में। यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो सम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और जी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, सिग्मा के फॉर्म में। ठीक है, पी फ्रॉम 1 to n आर पी क्रॉस एफ पी। ठीक है, यहाँ पे पी लिया गया है, तो पी जो है कोई जनरल पॉइंट है, पी फॉर पॉइंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं, और पी फॉर कोई जनरल पार्टिकल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए, इफ द बॉडी अंडरगो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट consisting of a uniform translation u vector and a small rotation e vector about O, then for a typical particle displaced from rp to rp plus drp। ठीक है, देखिए ये जो है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, है ना, कि पहले उसका पोजीशन वेक्टर आरपी था, अब क्या हो गया आरपी प्लस डीआरपी। तो जो स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है वो डीआरपी है पोजीशन वेक्टर में। ठीक है, ये है, और ये बिल्कुल स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, तो अब जो जनरल डिस्प्लेसमेंट है डीआरपी, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे डी आर पी इज इक्वल टू यू प्लस ई क्रॉस आर पी। ठीक है, अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर रोटेशन हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, आपका
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना, आरपी से आरपी प्लस डी आरपी, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम अभी आपको ऊपर रिजल्ट बताए थे, क्यू इज इक्वल टू ई क्रॉस आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये टर्म वही है, और यू इसमें एक जो है यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी ऐड कर दिया गया है, तो डी आर पी हमारा क्या हो जाएगा, यू प्लस ई क्रॉस आर पी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, ये सबको आपको ध्यान से देख लेना है। अब आइए फिर क्या है इसके बाद, इसके बाद देखें, ठीक है, दिस द वर्क डन बाय दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, अब आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया है तो वर्क डन क्या होता है, ठीक है, तो वर्क डन अगर हम लोग देखेंगे W इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है, होता है सिग्मा, सिग्मा के फॉर्म में, ठीक है, P फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये जो DRP है, ठीक है। अब आपका ये जो DRP इक्वेशन 2 में आया है, इसको आप क्या कीजिएंगे, इसको आप उठा करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ओके, तो आइए इसको आप पुटअप कर दीजिए इक्वेशन 2 का वैल्यू को, यहाँ पे देखिए क्या आता है, देखिए यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो हमारा जो वर्क डन है, ठीक है, द वर्क डन W इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा P फ्रॉम 1 टू n, स्मॉल n है ये, ठीक है, एफ एफ पी फोर्स हमारा एफ पी, ठीक है, डॉट ये वैल्यू डाल दिए हम लोग यू क्रॉस यू प्लस ई क्रॉस आर पी जो वैल्यू था, ठीक है ना, बाई टू, बाई इक्वेशन 2 का यूज करके यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देना है, ठीक है, सिग्मा के साथ, तो देखिए ये यू वेक्टर, इस यू वेक्टर को हम लोग बाहर ले आए, डॉट, ठीक है, सिग्मा पी फ्रॉम 1 टू n, n तक है, एफ पी आपका अंदर में बच जाएगा, ठीक है, प्लस, फिर यहाँ से क्या है देखिए, तो यहाँ पर भी आपका डॉट प्रोडक्ट है, और ये एफ पी है, ई क्रॉस आर पी है, तो हमारा चूंकि ई क्या है वो यूनिफॉर्म रोटेशन है, ठीक है, तो ई मेरा बाहर हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट, फिर सिग्मा पी फ्रॉम 1 टू n आर पी क्रॉस एफ पी, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप सिंपल इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों p वाला सफिक्स वाला, इसके पास भी p है, इसके पास भी p है, तो ये लोग पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये सिग्मा के अंदर रहेगा, ठीक है, जबकि जो ई है मेरा वो रिजिड बॉडी का यूनिफॉर्म रोटेशन है, ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा, ये सिग्मा पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, एज वेक्टर u एंड e आर कांस्टेंट, तो ये हम लोग पहले से जानते हैं कि u हमारा यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन है और e हमारा यूनिफॉर्म रोटेशन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका u भी बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आपका e भी बाहर हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे u डॉट आर वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा वैल्यू आया है ये आर वेक्टर है, इक्वेशन 1 में जा करके देखिएगा, तो क्या है आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा p फ्रॉम 1 टू n एफ पी, इसको आप आर लेते हैं, और जो जी लिए थे कपल ऑफ मोमेंट वो क्या लिए थे, वो लिए थे हम लोग सिग्मा p फ्रॉम 1 टू n आर पी क्रॉस एफ पी को, ठीक है ना, तो इसको हम लोग जी लिखेंगे, तो ये जी वेक्टर हो गया, ई पहले से है, तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया, W इज इक्वल टू क्या आ गया, वर्डन आ गया यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस ई वेक्टर जो डॉट जी वेक्टर, ये जो रिजल्ट आया है इसको मैं इनबॉक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो मैं इस तरीके से इनबॉक्स करूंगा उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो याद रखिए कि अगर कभी भी कोई भी बॉडी है उसमें अगर कोई यूनिफॉर्म रोटेशन है, जैसे सॉरी यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन है यू वेक्टर और यूनिफॉर्म रोटेशन है ई वेक्टर, तो हम लोग उसको उसमें जो वर्क डन आएगा बाय दी फोर्सेस उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलिए चलते हैं, अब इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है डेफिनेशन वर्चुअल वर्क का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, तो इसी में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग डिफाइन करेंगे और फिर कंसिक्वेंटली हम लोग
वर्चुअल वर्क को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं। ओके, क्या है, कहता है, ठीक है, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, अगर जो है कह रहा है कि अगर एक नंबर ऑफ फोर्स F1 F2 F3, ठीक है, किसी बॉडी पे एक्ट होता है और क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, एंड डिस्प्लेस इट। तो आपको पता है कि जब भी कुछ फोर्सेस अप्लाई होंगे, है ना, तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर होता है तभी हम वहां पे वर्क बोलेंगे, वरना अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वर्क नहीं कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही है, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस इट, कॉमा कॉमा दीजिएगा, ठीक है, दीज फोर्सेस डू सम वर्क एक्चुअली, ठीक है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो फोर्सेस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बट इफ द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, लेकिन ये फोर्सेस अप्लाई हुए लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला, देन दे डू नॉट डिस्प्लेस देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तब ऐसे केस में उनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, एंड सो देयर इज एक्चुअली नो वर्क डन बाय दिस फोर्सेस, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो कोई वर्क भी नहीं होगा, ठीक है। हाउएवर इफ वी इमेजिन, ये इमेजिन पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इफ वी इमेजिन दैट द फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम undergoes some small displacement, ठीक है, and find out the work done by the forces during that displacement, then such a displacement is called virtual displacement and such a work is called virtual work। ये बात समझने वाली है, क्या बोल रहा है कि देखिए, फोर्स से हमको फोर्स लगाए या जो भी रिजल्टेंट फोर्स था आर, ठीक है, वो हमको क्या दिया, कुछ ना कुछ हमको डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, हमको कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मिला, तो तब तो आपको वर्क भी मिल जाएगा, ठीक है। इस वर्क में तो कोई ये नहीं कि ये वर्क आपका नॉन जीरो वर्क है, ठीक है। लेकिन अगर हम फोर्स तो है मेरे पास में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, ठीक है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वर्क भी जीरो हो गया, है ना। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ये बात मान लें, इमेजिन कर लें, बोला ना, इफ वी इमेजिन, अगर हम लोग इमेजिन कर लें कि ये जो फोर्सेस है जो इक्विलिब्रियम में रहा, ठीक है, वो भी थोड़ा मोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया, जैसे हम मान लें, ठीक है, एफ जो था या जो भी रिजल्टेंट फोर्स आर था, ठीक है, ये वर्क तो किया, डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एकदम जीरो के बराबर है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। उस केस में भी ठीक है, आपका वर्क जो है वो जीरो के बराबर ही होगा, जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, और उस वर्क पर हम बात कर सकते हैं कि वो वर्क क्या हुआ था। तो इसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी वर्क को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल वर्क, ठीक है। अगर हम लोग ये इमेजिन कर लें कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा हो रहा है, ठीक है, जो लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन अगर हम वो सम डिस्प्लेसमेंट अगर हम मेजर करते हैं तो वो जो वर्क है वो हमारा वर्चुअल वर्क होगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। आप नीचे में देख रहे होंगे फिगर, इसका कितना बार ये आया हुआ है, ठीक है ना, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए तो इस तरह का क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, देखिए ये है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that a particle or a rigid body acted upon by a system of coplanar forces be in equilibrium is that the algebraic sum of the virtual work done by the forces during any small displacement consistent with the
ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो टू द फर्स्ट डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये क्या कह रहा है, मतलब आपको बोल रहा है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है, किस चीज के लिए, इसके लिए कि जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है जो बॉडी पर एक्ट हुआ वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि मतलब कि जितने भी फोर्स अप्लाई हुए, जो भी आपका फोर्स आया, सिस्टम ऑफ फोर्सेस आया, ठीक है, सपोज कीजिए जो भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर था, तो ये जो अप्लाई हुआ, ठीक है, इसका जो नेट जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि कोई डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं देखने को नहीं मिला, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं देखने के लिए मिला। तो अगर ऐसा होता है तो ये तभी होगा जब अलजेब्राइक सम, यानी टोटल जो वर्चुअल वर्क आप निकालेंगे, आप बॉडी का टोटल जो आप रिजिड बॉडी का टोटल जो वर्चुअल वर्क निकालेंगे, उसका जो सम निकालेंगे बाय द फोर्सेस ड्यूरिंग एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, वो क्या होगा, वो आपका जीरो होगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। मतलब जो भी बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर हम लोग अगर हम लोग ये देखते हैं कि उसमें कोई भी जो है नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, ओके, जबकि हम लोग ये मान रहे हैं कि जो फोर्सेस है वो कुछ ना कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, फिर भी अगर हमको कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में रह गया, ठीक है, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। तो ये तभी होगा जब क्या होगा, जब आपका वर्चुअल वर्क जीरो होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, ओके, तो नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों क्या है, दोनों यही है, ठीक है, कि वर्क जो है, वर्चुअल वर्क, फिर से हम आपको बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर देते हैं वर्क वर्चुअल, ठीक है, ये जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि रोटेशन भी जीरो प्लस ट्रांसलेशन भी जीरो, दोनों जीरो होगा। अगर वर्चुअल वर्क जीरो होता है तो रोटेशन भी जीरो होगा, ट्रांसलेशन भी जीरो होगा। या ऐसे कहिए कि अगर रोटेशन जीरो है, ट्रांसलेशन जीरो है, तो वर्चुअल वर्क भी जीरो होगा। ठीक है, अब वर्चुअल वर्क हम ऊपर में आपको इक्वेशन 1 में भी बता चुके हैं, ठीक है ना। वर्चुअल वर्क का मतलब क्या है, जब वर्चुअल वर्क की बात करते हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या, वर्चुअल वर्क क्या होगा, u डॉट आर प्लस ई डॉट जी, ऊपर में जो हम लोगों का आया था, ठीक है, यूनिफॉर्म, ये आपका ट्रांसलेशन है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, यूनिफॉर्म रोटेशन है, ये आपका कपल है। तो ये अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि रोटेशन भी जीरो होगा, ट्रांसलेशन भी जीरो होगा, यानी बॉडी पर कोई भी प्रभाव नजर नहीं आएगा। तो यही बोल रहा है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, जिसमें जो फोर्सेस है जो भी उस पर अप्लाई हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में नजर आएगा, कब, जब जो वर्चुअल वर्क है, ठीक है, corresponding to any small displacement consistent with the geometrical condition of system, वो क्या होगा, वो आपका जीरो होगा। बात फॉलो कर गया, ठीक है। आइए हम लोग इसी को बस प्रूफ कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है, कोई ज्यादा बड़ा प्रूफ इसका नहीं है, ठीक है। देखिए, तो पहले तो वही जो थ्योरी है वो लिख लीजिएगा, है ना, जो थ्योरी है वो तो लिखना ही है। क्या है थ्योरी, ठीक है, वही कि सपोज कर लेते हैं कि भाई F1 से लेकर के F1 F2 डॉट 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 Fn, ये सब फोर्सेस है, एक्ट हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी whose position vector with respect to some origin O R R1 R2 Rn vector, ठीक है, सपोज this system of forces is equivalent to a single force, capital R vector is equal to sigma Fi, ठीक है, Fi ले लेते हैं, है ना, ओके। या इसको जैसे यहाँ पे F1 लिया गया है तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए F1 F2 F3 Fn है, तो अगर आप इसको सिग्मा F1 लिखेंगे तो इसका वही मतलब होगा कि सारा फोर्स को जोड़ दिया गया है, तो F1 ही रखिए, ठीक है, सिग्मा F1 एक्टिंग एट O टुगेदर विथ ए कपल ऑफ मोमेंट G वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा R1 क्रॉस F1, ठीक है।
F1 के लिए R1 लिया गया है, तो F2 के लिए R2, F3 के लिए R3, इसी तरीके से पूरा सिग्मा होगा, ठीक है। देन ड्यूरिंग एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कंसिस्टिंग ए यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन U vector and a small rotation E vector O, the sum of work done by these forces, ठीक है। sum of work done क्या आएगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको याद करके रखते हैं। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, U डॉट R प्लस E डॉट G, ठीक है। ये तो आपका रिजल्ट है जो हम ऊपर में इनबॉक्स किए थे, तो ये इनबॉक्स रिजल्ट है, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख लीजिए, हाँ यही वर्क डन होता है, इसको बार बार निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन। अब आइए अब देखते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, तो देखो पहले हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, सपोज द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जो हमारा गिवन सिस्टम है फोर्सेस का वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सपोज द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं कि जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम में है, तो कोई भी फोर्स इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, जब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या, यानी आपका कैपिटल R वेक्टर इक्वल टू जीरो एंड कैपिटल G वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेट रिजल्टेंट जीरो, नेट कपल जीरो, और अगर ये जीरो हो जाता है देयरफॉर फ्रॉम वन, तो आप इक्वेशन वन को देखिएगा। अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका R भी जीरो हो गया और G भी जीरो हो गया, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, सम ऑफ वर्क डन बाय द फोर्सेस इज जीरो, ठीक है। तो फ्रॉम वन, वन का यूज करेंगे इक्वेशन वन का, तो आपका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, यानी आपका नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया, ठीक है। कि अगर इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, यानी अगर नेट रिजल्टेंट और नेट कपल जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो गया, ठीक है। अब कंडीशन सफिशिएंट, यानी अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि हम लोग अभी ये दिखाए कि अगर अगर R जीरो है, G जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि W भी, जो वर्चुअल वर्क है वो भी जीरो होगा। अब हम लोग उल्टा दिखाएंगे, अब हम लोग वर्डन को जीरो लेंगे और देखेंगे कि R भी जीरो होगा और G भी जीरो होगा, ठीक है। ठीक है, आइए देखिए द कंडीशन इज सफिशिएंट, ओके। सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे है मेरे पास में, द कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन को देखिए क्या है, सपोज कर लेते हैं कि सम ऑफ वर्क क्या है आपका बाय एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो जीरो है। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है, तो हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू प्रूव दैट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी आपका, अब हम लोग ये सपोज किए हैं पहले कि हमारा क्या है, W जीरो है, ठीक है। तो W जीरो होने का मतलब क्या है, W का फॉर्मूला होता है U डॉट R प्लस E डॉट G इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमको यहाँ सब क्या दिखाना पड़ेगा, हमको यहाँ से दिखाना पड़ेगा टू शो दैट, ये दिखाना पड़ेगा कि R भी जीरो होगा और G भी जीरो होगा। इसलिए कि अगर R और G दोनों जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम है आपका वो किस में है, वो है आपका इक्विलिब्रियम में, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग ये बोलेंगे कि वर्क डन जीरो होने का मतलब ये हो गया कि U वेक्टर डॉट R वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट G वेक्टर ये जीरो होगा, ठीक है। इक्वेशन टू, अब देखिए जहां पर आपको पता है U क्या है, U जो है आपका एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है U, ठीक है। और E जो है आपका वो यूनिफॉर्म स्मॉल रोटेशन है E वेक्टर, ठीक है, अबाउट। अच्छा अब देखिए, अब चूंकि ये दो जीरो है तो इक्वेशन टू को अगर हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है, सिंस द रिजल्ट टू होल्ड्स जीरो, ठीक है, फॉर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे E आपका एक तो स्मॉल यूनिफॉर्म रोटेशन है U वेक्टर और स्मॉल रोटेशन है आपका E वेक्टर, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ जीरो नहीं मानते हैं, वो स्पेशल केस हो जाएगा। तो अगर हम ये मान लें कि भाई रोटेशन E जो है वो जीरो है और U जीरो नहीं है, ठीक है, E वेक्टर इक्वल टू जीरो एंड U वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, तब इस केस में क्या होगा, अगर E जीरो हो गया, समझिए अच्छा से, तो यानी ये टर्म जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो बचा क्या, U डॉट R वेक्टर, ये बचा इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। अब देखिए U डॉट R क्या होता है, तो हाँ, कोई भी आप डॉट निकालेंगे A डॉट B, तो क्या होता है, वो होता है
ए बी कॉस थीटा, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो गया तो cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो हो जाता है। तब ए और बी कुछ भी रहे, ये वैल्यू अपने आप जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि 90 डिग्री एंगल ना हो। तो वही लिखा हुआ है कि अगर हम ये ले कि यू वेक्टर और आर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, तब क्या होगा, तब डेफिनेटली ये तब जीरो होगा जब मेरा आर जीरो होगा, है ना। क्योंकि यू तो आप बोल चुके कि नॉन जीरो है, आपने तो ई को जीरो लिया है, यू आपका नॉन जीरो है, तो अगर यू डॉट आर वेक्टर हमारा जीरो आता है तो यानी मेरा आर जीरो होगा, ठीक है। देखिए ये केस हो गया पहला केस। अब दूसरा केस लीजिए उल्टा। अब ये मान लेते हैं कि मेरा ई जीरो नहीं है और यू जीरो है, ठीक है। तो अगर यू को जीरो मान लिए तो यानी ये मेरा जीरो हो गया इक्वेशन वन में, तो बचा क्या, ई डॉट जी इक्वल टू जीरो, ये बचा ई वेक्टर डॉट जी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए फिर से वही मान लेते हैं कि ई और जी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब कौन जीरो होगा, तो जी जीरो होगा, क्योंकि ई तो हम लोग नॉन जीरो लिए होंगे। तो दो ठो का प्रोडक्ट में अगर ई नॉन जीरो है तो जी मेरा जीरो होगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका ई है, हाँ अच्छा से लिखिएगा, ये ई डॉट जी। अच्छा, अब देखिए, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी केस में अगर हम किसी एक को भी ये सपोज करते हैं कि भाई या तो स्मॉल रोटेशन नहीं हो रहा है या तो स्मॉल ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एक हम कंसिडर करते हैं, तो हम दोनों केस में यही पा रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यू वेक्टर दिया जाए या ई वेक्टर दिया जाए, ठीक है, ओके, आर वेक्टर आपका जीरो होगा और जी वेक्टर भी आपका जीरो होगा, कब, अगर आपका वर्क डन जीरो है, तो यानी आपका सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आसान सा रिजल्ट है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता रहता है, ठीक है, और मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ रिमार्क्स वगैरह दिया हुआ है, उस रिमार्क को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है रिमार्क, ठीक है। देखिए रिमार्क वन है, क्या बोलता है, इक्वेशन टू formed by equating to zero sum of virtual work done by the forces is called इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क बोल रहा है, ठीक, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क कौन होता है, तो ये तो हम तो आपको बता चुके हैं कि W बराबर, ठीक है, हम लोग जो ये लिखते हैं U वेक्टर डॉट R वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट G वेक्टर, ये जो लेते हैं, और ये अगर जीरो है टोटल वर्चुअल वर्क, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। रिमार्क टू में क्या लिखा हुआ है कि एबव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड इट्स प्रूफ इक्वली होल्ड्स वेदर द फोर्सेस आर कोप्लेनर और नॉट, और वेदर द फोर्सेस एक्टेड अपॉन अ पार्टिकल अपॉन अ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये जो है, जो ऊपर का रिजल्ट था, ये रिजल्ट दोनों के लिए प्रूफ है, दोनों के लिए होल्ड करेगा, अगर फोर्सेस आपका कोप्लेनर है तब भी, नहीं है तब भी, इसी के जैसा, चाहे वो किसी पार्टिकल पे अप्लाई होता है या किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई होता है, तब भी आपका ऊपर का रिजल्ट करेक्ट है, ठीक है। तो ये एक रिमार्क है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, फोर्सेस which are omitted in the forming the equation of virtual work, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को आप, जो हमारा वर्चुअल वर्क है, वर्चुअल वर्क का जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है W इक्वल टू जीरो, यानी U वेक्टर डॉट R वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट G वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है मेरा, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस है जनरली, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स से जो हमको वर्डन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा जीरो, ठीक है। और वर्चुअल वर्क में भी जो नेट जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो अगर हम इक्वेशन का यूज करें तो यानी हम इस तरह का फोर्सेस को का वर्डन हम शो नहीं करेंगे, जो इंटरनल फोर्स है जिसका वर्डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये नेट तो जीरो ही होना है, ठीक है।
तो हम उन फोर्सेस को इसमें से हटा देंगे जिसका वर्डन जीरो ही होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन कौन फोर्स को हटा सकते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग यूज नहीं करेंगे वर्चुअल वर्क में, क्योंकि उसका क्या होता है, ऑलरेडी उसका क्या होता है, उसका जो वर्डन है वो जीरो होता है। ठीक है, इसमें जनरली इंटरनल फोर्स आता है। इंटरनल फोर्स क्या होता है, जैसे अगर आप जो है स्ट्रिंग का बात करेंगे, है ना, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हम बात करें स्ट्रिंग का, रस्सी का, ठीक है, जब हम रस्सी का बात करेंगे तो इसमें जो टेंशन होगा, टेंशन, ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनल फोर्स में आता है। इसका वर्डन क्या लेंगे हम लोग, जीरो लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग बात करेंगे रॉड का, तो रॉड में जैसे आपका थ्रस्ट, आप रॉड में हम हमारे हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं थ्रस्ट लेते हैं। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स, इसका भी वर्डन क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। तो इस सबको हम लोग इग्नोर करेंगे, और भी कौन कौन सा फोर्स को इग्नोर करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ऐसे ही देख लीजिए आप, ठीक है, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है। ओके, तो आइए हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्सेस है, ठीक है, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग एज ए रिजल्ट भी याद रखेंगे, और उसको एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं उसको हम लोग वन बाई वन करके। ओके, ठीक है, देखिए जो नंबर वन है हम लोगों का, नंबर वन यहाँ पे देखेंगे, नंबर वन क्या है, the work done by the tension of an inextensible string is zero during a small displacement। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी जिसको के ताना नहीं जा सकता, जिसको आप फर्दर फर्दर नहीं टान सकते हैं, जिसका लंबाई को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो वैसे इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में जो टेंशन के द्वारा वर्डन होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, आइए इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि प्रूफ भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्रूफ यहाँ से करना शुरू करते हैं, कुछ कुछ इसमें लिख देंगे पहले, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से देखिए प्रूफ। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए एक नोट बताया हुआ है, इस नोट को भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्या है नोट, देखिए स्ट्रिंग में भी टेंशन होता है और रॉड में भी आपका थ्रस्ट होता है। ठीक है ना, ओके, तो स्ट्रिंग में जो होता है, जो टेंशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग है ए बी मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, इसमें जो टेंशन लिया जाता है ये इनवार्ड लिया जाता है, याद रखिएगा, इनवार्ड्स, देख रहे हैं। ठीक है, टेंशन ऐसे लिया गया, इस तरीके से लिया गया है टेंशन टी। ठीक है, अंदर की तरफ जाता होगा। और जो हम लोग रॉड लेते हैं, तो रॉड में जो, जैसे मान लीजिए मेरा रॉड है ए बी, हम मोटा कर देते हैं, रॉड है ये। ठीक है, ये जो रॉड है ए बी, इसमें जो टेंशन लिया जाता है ये आउटवर्ड लिया जाता है, बाहर की तरफ कर लेते हैं, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होता हुआ। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे लिया गया है ना, बाहर की तरफ लिया गया है, एक ये लिया गया है, एक इधर लिया गया है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये थ्रस्ट है। तो याद रखिएगा कि अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के केस में आप इनवर्ट लेंगे ऐसे, और अगर रॉड है तो रॉड के केस में आप आउटवर्ड लेंगे ऐसे। ठीक है, ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक रॉड ले लीजिए, जैसे एक हम रॉड ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक रॉड लिया गया है ए से बी, ए भी एक रॉड है, फिगर देखिए। ठीक है, फिगर में आपको समझा दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो ये ए भी हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है। ए, यहाँ पे ए है और ये बी है। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं, जैसे इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ भी मानना पड़ेगा, तो इसका लेंथ सपोज कर लेते हैं है एल, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस ए बी, इसका लेंथ एल है। ठीक है, अच्छा, सपोज करते हैं
ये थोड़ी देर के बाद इसका जो पोजीशन है वो हो जाता है ए डैश बी डैश, कोई भी आर्बिट्रेरी पोजीशन हो जाएगा, हो सकता है घूम जाए, ट्रांस रोटेट कर जाए, तो ये ए डैश बी डैश ये इसका न्यू पोजीशन है। तो रॉड कहाँ पे चला गया, देखिए ये रॉड चला गया, रॉड रॉड आ गया आपका यहाँ, सॉरी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग हमारा जो ए बी है वो यहाँ पे चला आया, ए और बी के बीच में, ए डैश और बी डैश के बीच में, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, ये है आपका इन एक्सटेंसिबल, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा लंबाई में, यानी जो लंबाई पहले था वही लंबाई अभी भी रहेगा, यानी अभी भी इसका लेंथ कितना है, एल ही है, देखिएगा, ठीक है, सेम लेंथ है, वहां पे भी एल था, अभी भी इसका लेंथ एल है। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम लोग, अब हम आपको जो रेड से दिखा रहे हैं उसको समझिएगा। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि बी डैश से एक परपेंडिकुलर डाल लिए एम, ठीक है, एक्स एक्सिस बना करके, और ए डैश से एक परपेंडिकुलर डाल लिए हम लोग एन, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको इस तरीके से हम लोग मिला दिए, ठीक है। टेंशन, चूंकि ये स्ट्रिंग है तो इसमें आप ऐसे दिखाइएगा टेंशन को, ठीक है, इनवर्ड अंदर की तरफ ऐसे और ऐसे, ये टेंशन हो गया। अब देखिए, अगर ये डेल्टा थीटा है, क्या है ये है मेरा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा है। अगर ये डेल्टा थीटा है तो मतलब स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डेल्टा थीटा है, और आपको जो ट्रांसलेशन है वो नजर आ रहा है कि ए डैश यहाँ चला आया, बी डैश यहाँ चला आया, ठीक है, ओके। तो इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या क्या हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए बी बी एन inextensible string, ठीक है, ऑफ लेंथ स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल है, ओके। अच्छा, कुछ देर के बाद मान लेते हैं, ठीक है, लेट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, its new position is a dash b dash, ठीक है, इसका नया पोजीशन क्या हो जाता है, a dash b dash हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, क्या बी डैश एम, ठीक है, एंड ए डैश एन टू द डायरेक्शन ऑफ ए बी, है ना, यानी जो ए बी का डायरेक्शन है, ये देख रहे हैं ए बी का डायरेक्शन है शुरू वाला, इसके डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर बी डैश एम डाले, और एक डाले हम लोग ए डैश एन, ठीक है, इसी तरीके से, है ना। अच्छा, अब ये देखिए कि ये सपोज कर लेते हैं कि लेट जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, स्मॉल जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस क्या, इस डेल्टा थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा है, ठीक है। तब आपको सब फिगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे वर्डन, तो वर्डन क्या होता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, अच्छे से समझिए, बहुत सिंपल है ये, देखिए। तो वर्डन क्या हो जाएगा, देखिए, तो जो वर्डन होगा हम लोग का, वर्डन बराबर क्या होता है, तो आपका वर्क जो होता है वो होता है फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, है ना, एफ डॉट आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स जो है आपका है वो है टेंशन, टेंशन यानी कि टी, यही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वर्डन क्या बनेगा, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि टेंशन ले ले इफ की जगह पे, और जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ टेंशन की वजह से उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसी के डायरेक्शन में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर जो वर्डन होगा वो क्या होगा, तो दो टेंशन है, एक टेंशन इसको देखिए, ठीक है, इस टेंशन को, ये जो टेंशन है टी, तो ये क्या किया है,
तो अगर हम लोग देखेंगे कि ए डैश का नया पोजीशन आ गया है क्या, एन, ठीक है, तो यानी ए, अगर हम लोग देखें ट्रांसलेशन वाइज तो ए कहाँ शिफ्ट कर गया है, एन पे शिफ्ट कर गया है, यानी ये जो ए था ये चला आया आपका एन पर, ठीक है। तो इस टी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ ए एन। अच्छा, अब एक दूसरा टी आपका ये है, ठीक है, ये जो टी है तो इसका देखिए डायरेक्शन उल्टा है, जबकि इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हम कह सकते हैं कि बी कहाँ चला आया है, बी चला गया है आपका एम पर। ये जो नया पोजीशन है ये देखिए, इसको नीचे करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस टी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है बी एम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस टी इंटू बी एम, यहाँ पे माइनस टी प्लस टी इंटू ए एन, यहाँ पे माइनस टी इंटू बी एन, ठीक है। देखिए फोर्स क्या होता है आपका यहाँ पे, फोर्स डॉट जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है क्या, एफ आर कॉस थीटा। तो अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, यानी इधर जिधर फोर्स है उधर ही आपका आर है, तो थीटा क्या होगा, तो थीटा आपका जीरो होगा, वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा एफ आर, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि फोर्स आपका इधर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, तो थीटा कितना लेते हैं, थीटा लेते हैं पाई, और कॉस पाई क्या होता है माइनस वन, तो वर्क क्या आ जाता है माइनस एफ आर, ये समझ के रखना है, ठीक है। ये माइनस लिए हैं समझ लीजिए, और ये लिए हम लोग प्लस में। अब देखिए ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी एन, ठीक है, ए बी माइनस बी एन करेंगे तो वही आएगा। और बी एम को क्या लिख सकते हैं, बी एम को हम लिख सकते हैं एन एम माइनस एन बी, ठीक है। अब टी को कॉमन ले लीजिए, टी को कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी एन। अच्छा, एन एम को क्या लिख सकते हैं, एन एम को लिख सकते हैं हम लोग ए डैश एम डैश, ये दोनों का लेंथ सही है, ठीक है। देखिएगा ये जो एन एम है, अगर में देखें जो हमारा एन एम है वही हमारा ए डैश का पोजीशन है और एम डैश का पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिए ए डैश एम डैश। अच्छा, बचा क्या, ए बी माइनस ए डैश एम डैश। तो ए डैश एम डैश को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एम डैश में, ये ट्रायंगल अगर देखिएगा ए डैश बी डैश एम डैश में, तो क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि जो कॉस डेल्टा थीटा है, ठीक है ना, वो इक्वल टू क्या होगा, वो होगा आपका ए डैश एम डैश बाई ए डैश बी डैश, यानी लंबाई एल, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए डैश एम डैश को क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, एल कॉस डेल्टा थीटा, या एल क्या है, तो एल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे वही बात लिखा गया है ए डैश बी डैश कॉस डेल्टा थीटा। अब चूंकि हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत स्मॉल है, तो अगर स्मॉल है तो क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अगर स्मॉल है तो देखिए, तो कॉस डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगभग वन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा थीटा आपका वेरी स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो अगर डेल्टा थीटा अगर बहुत स्मॉल है, तब जीरो के बराबर है, तो कॉस डेल्टा थीटा आपका वन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग वन कर देंगे, ठीक है, वन कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो बचा ए बी माइनस ए डैश बी डैश। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ए बी और ए डैश बी डैश दोनों तो लंबाई में बराबर है, क्योंकि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग था, कोई भी एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, दोनों का लेंथ एल ही है, तो एल माइनस एल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्ट्रिंग के केस में जो टी से वर्क डन मिलता है टेंशन से, वो क्या मिलता है, जीरो मिलता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में किए हैं ना, इसी तरीके से ये रॉड के लिए भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए देखिए रॉड के लिए भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेम क्वेश्चन करेंगे फॉर द रॉड, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी। तो देखिए रॉड के केस में भी पूरा सेम चीज आने वाला है ना।
देखिए अभी हम लोग का क्या है, वर्क डन बाय द थ्रस्ट ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल रॉड। ठीक है, तो रॉड का डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि जो स्ट्रिंग का था वैसा ही रॉड का भी होता है, इसमें भी वर्क डन क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो सेम है, ठीक है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिगर भी सेम बनेगा, जैसे ये रॉड है, ए से लेके बी तक देख लीजिए, ये आपका रॉड है, ठीक है, ये ए और ये आपका बी, ये आपका रॉड है। रॉड को थोड़ा मोटा बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका रॉड हो गया। अच्छा, इसका नया पोजीशन क्या है, ए डैश से लेकर के बी डैश तक, ठीक है, ये भी आपका रॉड है, इसको भी आप थोड़ा सा ठीक से कर लीजिएगा। हाँ, ये भी रॉड है। अब देखिए, चूंकि इन एक्सटेंसिबल है तो लेंथ आपका सेम रहेगा, इसका भी लेंथ एल है तो उसका भी लेंथ क्या है, एल ही है, ए डैश बी डैश का भी है ना। फिर वही सब हम लोग डाले हैं, परपेंडिकुलर वगैरह सेम जो है आप थ्योरी लिखेंगे, बस स्ट्रिंग के जगह पे आप क्या कर दीजिएगा, रॉड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बस टेंशन का जो डायरेक्शन है वही आ जाएगा ना, इधर ये आ जाएगा आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस टेंशन की वजह से भी अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला जो टेंशन है, तो इससे आपको निगेटिव वर्क मिलेगा, पहला वाला से आप ले लीजिएगा निगेटिव वर्क, देखिए माइनस टी लिया गया है, ठीक है, माइनस टी इंटू ए। और दूसरा वाला जिधर आपका बी एम का पोजीशन है, बी से लेके एम तक का जो पोजीशन है, वही पोजीशन आपका, वही डायरेक्शन आपका टी का भी है, तो डायरेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन एक ही तरफ है, तो यहाँ पे आपका प्लस में आएगा, ठीक है। ओके, अब फिर से वही बात लिखा गया है, सेम चीज है, सेम चीज आएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे कॉस डेल्टा थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा। कब, अगर डेल्टा थीटा मेरा बहुत स्मॉल है, 0, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर बहुत स्मॉल है यानी 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 कर दीजिएगा। फिर से ए बी और ए डैश बी डैश दोनों का लंबाई बराबर है, क्योंकि इन एक्सटेंसिबल रॉड था, तो वर्डन आपका 0 आएगा। तो सेम प्रोसेस आप इसको भी रिपीट करेंगे, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, जो जो वर्डन आपका 0 होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 3, नंबर 3 में ये है, आपको बोलता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए मेरा जो है कोई पाइप है जो इस तरीके से रखा हुआ है सरफेस पे। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, याद रखिएगा, है ना, हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा जो वर्क डन है वो भी आपका क्या होता है, 0 होता है, डज नो वर्क, ठीक है। इफ द रिएक्शन आर ऑफ एनी स्मूथ सरफेस, कोई भी जो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट, जिसमें बॉडी कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, डज नो वर्क, यानी इसके द्वारा भी कोई वर्क नहीं होता। सिंपल है, क्यों, इसलिए कि थीटा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्डन क्या होता है, एफ आर कॉस थीटा, यानी एफ आर कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है, तो आर के द्वारा भी कोई वर्क आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री आ जाता है और कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, चाहे कुछ भी फोर्स रहे। तो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये, 90 डिग्री बनाता है, इसलिए 0 होगा, ठीक है। ये नंबर 4 देखिए, इफ ए बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, अगर एक बॉडी बगैर स्लाइडिंग के रोल करता है, ठीक है, ऑन ए फिक्स सरफेस, द वर्क डन इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। तो द वर्क डन इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट by the reaction of the surface on the rolling body is 0, ठीक है। रोलिंग बॉडी में, ये रोलिंग बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, रोलिंग बॉडी में जो हमको विदाउट स्लाइडिंग अगर कोई रोल कर रहा है, तो उसमें भी हमको जो भी रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन आपका क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन हम लोगों का क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ये, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन होता है आर। तो आर का तो हम आपको दिखा दिए कि 0 होगा आर का, एफ का भी 0 होगा, ठीक है। देखिए वर्टन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, एफ डॉट एस, है ना। अब आपका क्या हो रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, नो स्लाइडिंग। तो स्लाइड अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। तो अगर ट्रांसलेशन वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट एस क्या होता है, वी जी टी, है ना। तो एफ डॉट एस जो यहाँ पे लगा हुआ है, यानी एफ डॉट वी जी टी, आपका भी ही अगर 0 हो गया तो आपका वर्क भी 0 होगा, ठीक है। और
डब्ल्यू आर तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि 0 होता है, और डब्ल्यू एफ भी आपका 0 हो गया, ठीक है ना। ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन हो या फ्रिक्शन हो, अगर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन से भी वर्क डन आपका 0 होगा, तो हम लोग इसको भी हटा के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का वर्क डन बाई द म्यूचुअल रिएक्शन, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज ऑफ ए सिस्टम इज जीरो इन एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये जो म्यूचुअल रिएक्शन होता है, जैसे देखिए दो बॉडी कांटेक्ट में है, तो ये इस पे कोई रिएक्शन आर अप्लाई करेगा तो वो भी उस पे वो रिएक्शन आर अप्लाई करेगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ से ये दोनों आपस में, तो जाहिर सी बात है ये बैलेंस सिस्टम है, दोनों एक दूसरे पे अप्लाई कर रहा है, तो जो हमको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अगर वो कुछ मिलता भी है तो उसके द्वारा जो हमको वर्डन होगा इस आर के द्वारा, नॉर्मल रिएक्शन द्वारा, वो क्या होगा, 0 होगा, बस, ठीक है। इसको बस एक प्रॉपर्टी बना करके समझ करके आपको रखना है, ठीक है। ओके। अच्छा, आइए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और भी रिजल्ट है। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, क्या है, शो दैट द वर्क डन बाय द टेंशन टी ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ऑफ लेंथ एल ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज माइनस टी डेल्टा एल। क्या बोल रहा है, माइनस टी डेल्टा एल, ये आपको वर्क डन मिलेगा कब, जब आप स्ट्रिंग ले, और कैसा स्ट्रिंग ले एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यानी कि जो स्ट्रिंग है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप टान के लंबा कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप थोड़ा सा इसको खींचेंगे ना, अगर एल लेंथ का है तो वो डेल्टा एल उसमें खींच सकते हैं आप उसको, तो खींच लेंगे थोड़ा सा तो वो एक्सटेंसिबल हो जाएगा, ठीक है, यानी वो खींचा जा सकता है। तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ये देखे थे कि इन एक्सटेंसिबल अगर होगा तो वर्डन क्या मिलेगा, तो वर्डन मिलेगा 0, ठीक है। और अगर एक्सटेंसिबल है तो वर्डन क्या मिलेगा, तो वर्डन मिलेगा माइनस टी डेल्टा ई, ठीक है। ओके। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग का केस में। तो इसका भी प्रूफ देखिए, प्रूफ सेम होगा जैसा वहां पे हुआ था, बस थोड़ा सा लंबाई में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो सेम आप बनाइएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये हम लोगों का रॉड है, ये स्ट्रिंग है ए बी, ठीक है। लेंथ क्या लिया गया है, लेंथ लिए हैं हम लोग इसका एल लिए, ठीक है। ओके। और चूंकि ये एक्सटेंसिबल है तो जो नया पोजीशन आया है हमको वो आया है ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये जो ए डैश बी डैश है इसका जो नया लेंथ आया है वो आया, देखिए एल प्लस डेल्टा एल, ध्यान दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब नया पोजीशन आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो एक्सटेंशन मिला है एल प्लस डेल्टा एल, ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहाँ पे एल था वहां पे एल प्लस डेल्टा एल आ गया, ये आपका फिर से वही है, ये जो एंगल है वो है आपका डेल्टा थीटा, बाकी सब वही सब है, कुछ चेंज नहीं होगा, है ना, परपेंडिकुलर डाला गया है, यहाँ पे डाला गया है, प्रोसेस भी पूरा सेम होगा, तो सेम ही आपको बनाना है, थ्योरी भी आपका सेम होगा जो ऊपर में लिखे थे, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है, कि अब जो मेरा ये है, ये जो है एडस बीडस जो मेरा आता है, ये एडस बीडस, ठीक है, ये जो मेरा एडस बीडस आया था, ये एडस बीडस क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एडस बीडस का जो नया पोजीशन है वो ये है ना, मान लीजिए ये है आपका, ये है एडस और ये है मेरा बी डैश। तो लंबाई क्या है, लंबाई है इसका एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आपको आप परपेंडिकुलर डाले हुए हैं इस तरह से, ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। तो ये जो एडस एम डैश है मेरा, एडस एम डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये डेल्टा थीटा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाता है एडस एम डैश का, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका जो वैल्यू आता है वो आ जाता है ए डैश बी डैश कॉस
डेल्टा थीटा, ये आएगा, ठीक है। और ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या है, तो ये है एल प्लस डेल्टा एल इंटू कॉस डेल्टा थीटा। यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, एल प्लस डेल्टा एल कॉस डेल्टा थीटा। ये जो डेल्टा एल जो नया एक्सटेंशन है ये बस बढ़ा है, पहले से कंपेयर किया जाए तो, है ना। अब आपका कॉस डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, इसलिए ये डेल्टा थीटा क्या है, वो लगभग 0 के बराबर है, स्मॉल है, ठीक है। तो कॉस 0 1 होता है, तो ये आपका वैल्यू 1 हो गया। तो बचा ये, तो एल एल आपका कैंसिल हुआ और डेल्टा एल आपका बच गया, तो वर्डन क्या आ गया, माइनस डेल्टा टी डेल्टा एल। बस थोड़ा सा फिगर में चेंज हुआ, ठीक है ना। ये जो नया लेंथ है ये थोड़ा सा हमको बढ़ करके मिला, तो हमको थोड़ा सा मेरा वैल्यू चेंज कर गया, ठीक है। इसी तरीके से यही रिजल्ट आपका थ्रस्ट के लिए भी है, मतलब कि आपका रड के लिए भी है, ठीक है। तो रॉड में क्या होता है, तो रॉड में भी वही था कि अगर हम लोग रॉड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा रॉड है ना, ए है और बी है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा रॉड, ठीक है। इसमें जो टेंशन होता है आपको हम बताया था, ये क्या होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो अगर इसमें भी अगर आपका ये इनएक्सटेंसिबल है, जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे, तो वार्डन क्या मिलता है, वार्डन मिलता है 0। और अगर एक्सटेंसिबल हो जाएगा, यानी कुछ इसको हम खींच सकते हैं, तो वार्डन क्या आएगा, तो वार्डन आएगा प्लस में टी डेल्टा एल आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, स्ट्रिंग का माइनस में आया था, इसका प्लस में आएगा, प्लस टी डेल्टा एल। यहाँ पे जो है हम लोगों को वही प्रूफ करना है कि अब टी डेल्टा एल होगा, ठीक है। तो सेम है, देखिए काम आप खुद से कीजिए, फिगर यहाँ पे अगर क्लियर नहीं है तो आप खुद से बनाइए। जैसे ये ए से बी तक आपको एक रोड ले लिया गया, ठीक है, ओके। इसमें जो टेंशन है ये आउटवर्ड लिया गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टेंशन को आउटवर्ड लीजिएगा, ठीक है। लेंथ आप इसका क्या लिए हैं, लेंथ आप इसका लिए हैं एल, ठीक है, ये लेंथ है, इधर भी ये लेंथ है ना। और ए डैश से लेकर के बी डैश तक, ये ए डैश है, ये आपका बी डैश है, ठीक है। इसके तक ये जो लेंथ है ये बढ़ के कितना हो गया है, ये हो गया है एल प्लस डेल्टा एल, देख रहे हैं, एल प्लस डेल्टा एल हो गया है, ठीक है, ओके। तो सेम प्रोसेस से बनाएंगे जैसे आप ऊपर बनाए थे, और सब कुछ सेम ही आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे फिर से एक डेल्टा एल आपका बढ़ जाने वाला है, क्योंकि कॉस डेल्टा थीटा आपका 1 हो जाएगा, तो एल एल आपका कैंसिल होगा, तो टी डेल्टा एल आपको मिलेगा। तो ये खुद से आप बनाइए, अगर आपको साफ साफ नजर नहीं भी आ रहा है तो ऊपर वाला जो है उससे हम आपको एक हिंट दे दिए हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, लेंथ चेंज करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप जो लेंथ लेंगे रॉड का, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में जो लेंथ लेंगे वो लेंगे एल, और जब आप बाद में लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो आपका एक्सटेंसिबल है तो आप उसको ले लेंगे एल प्लस डेल्टा एल ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पोजीशन हो गया है, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दीजिएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग का रॉड था ए बी, ठीक है। इस पे टेंशन आपको ऐसे लेना है बाहर की तरफ, है ना, ये हम लोगों का टेंशन है, ओके। और यहाँ पे परपेंडिकुलर आप ऐसे डाल दीजिएगा, इस तरीके से करके जैसे डाला हुआ है, ठीक है, एक स्पेस पे ऐसे मिला दीजिएगा ताकि हम लेंथ को आपस में कंपेयर कर सकें। तो ये आपका एम होता है, ये आपका एम डैश, ये आपका बी डैश, ये आपका ए डैश, ठीक है। तो ये बीच का एंगल क्या है मेरा, डेल्टा थीटा, ठीक है ना। यही फिगर है, ये आपका यहाँ पे एम है। तो बस इसी फिगर से काम करना है, कंपेयर करना है, कि आपको अच्छे से समझा दिए है। आई होप आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।